नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, कोई 4 साल पुरानी है। राज्य है राजस्थान, जिला है जोधपुर। जोधपुर जिले में या जोधपुर शहर में खांडा फालसा नाम का एक थाना है। उसको भीतरी शहर कहते हैं। भीतरी शहर मतलब पुराना शहर, और जो कंजस्टेड पुराना बसा हुआ शहर हुआ करता था। वहाँ एक कुम्हरिया कुआं एक मोहल्ला है जो बहुत ही तंग गलियों में बसा हुआ है। हुआ कुछ यूं कि 15 मार्च 2021 को इसी भीतरी शहर के कुम्हरिया कुआं मोहल्ले में बंशीलाल प्रजापति के 7 साल के पुत्र हिमांशु, वो करीब 2-2:30 बजे दिन में अपने दोस्तों के साथ उसी गली में खेल कूद रहा था और 4 बजे तक अमूमन वो वापस आ जाता था। लेकिन जब वो 4 बजे तक नहीं आया तो उसकी 2 बहनें, उसके ताऊ की 3 बहनें, उनके माता पिता ये अगल बगल के घरों में जाकर उसको ढूंढने लगे। चूंकि 2 भाइयों की 5 लड़कियों के बीच का वो इकलौता बच्चा था, चंचल था और पूरे मोहल्ले का लाडला था। सारे बच्चे एक साथ जब खेलते थे तो सभी उसके प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते थे। 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया। मोहल्ले में तो आप एक तरफ से आवाज लगाइए, दूसरी तरफ आवाज पहुंच जाती है। आवाज लगाई गई, पूरा मोहल्ला सड़क पर आया। सबने अपने अपने घरों में भी देखा, जिन जिन बच्चों के साथ वो खेला करता था उनको भी देखा, गली के बाहर भी निकल कर देखा। और 10 बजते बजते थक हार कर फिर गली में सब लोग इकट्ठा हुए और तय किया गया कि इसके बारे में पुलिस को बताया जाए, क्योंकि वो उस गली यानी अपने उस मोहल्ले के बाहर कभी जाता नहीं था, अकेले जाने का सवाल ही नहीं। और जो बच्चे उसके साथ खेला करते थे उन सभी के घर वहीं आस पास थे। रात 11 साढ़े 11 बजे लोग खांडा फालसा थाने पर पहुंचे, जिसमें बच्चे के पिता बंशीलाल प्रजापति भी थे, गांव के मोहल्ले के तमाम लोग भी थे। और सब ने बताया कि इस तरह से 7 साल का बच्चा अचानक गली से कहाँ चला गया पता नहीं लग रहा है। सारे मोहल्ले ने और मोहल्ले के सभी घरों में एक एक करके हम लोगों ने उसकी तलाश की, उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा है। इतने लोगों की बात सुनकर पुलिस को भी लगा कि मामला कहीं न कहीं गंभीर है। पुलिस ने उसे गंभीरता से लिया, बच्चे की गुमशुदगी लिखी, सबके सामने वहीं उसका वायरलेस से प्रसारण किया, सबको बताया कि इस तरह का बच्चा अगर कहीं मिले तो इस थाने पर या इस नंबर पर संपर्क करें। पुलिस उन सभी लोगों के साथ मौके पर पहुंची। सबसे पहले वहां जो सीसीटीवी जिनके जिनके यहाँ लगे थे उन सब के यहाँ से उसके फुटेज निकलवाए। 3-4 घंटे लगे सारे फुटेज इकट्ठा करने में। फुटेज इकट्ठा करके उन सबको देखा गया। जिस समय फुटेज देखा जा रहा था, मोहल्ले के तमाम लोगों को वहां बुलाया गया पहचान करने के लिए। करीब 3:30 बजे के आसपास, 2:27 पे 2:30 बजे के आसपास वो बच्चा उस गली में खेलता हुआ नजर आया। लेकिन 2:27 के बाद किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो बच्चा नजर नहीं आया। पुलिस भी थोड़ा सशंकित हुई। पुलिस, मोहल्ले के लोग, कुछ एनजीओज, अगले दिन जब अखबार में निकल गया तो उन लोगों ने सबने मिलके बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, आसपास के पार्क
और जिनके मन में कुछ शंका उत्पन्न हो रही थी कि बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, आसपास के नाले, नालियाँ, मेन होल, घरों के ऊपर पड़ने वाली, रखी जाने वाली टंकियाँ, इन सब को एक एक करके ढूंढा और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ढूंढा। मोहल्ले के यंगस्टर्स, यंग लड़के जो टीन एज के थे, उन सबको अलग अलग काम दिया गया। तुम नाली नाले और मेन होल देखोगे, तुम मोहल्ले में घरों के ऊपर लगी हुई टंकियां देखोगे, तुम पार्क देखोगे। इस तरह से सबको काम बांट के उसको ढूंढने का काम शुरू हुआ। 15 के रात की या शाम की ये घटना है। 16 बीत गई, 17 बीत गई। पूरा मोहल्ला परेशान हो गया, तंग आ गया। बच्चे का कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस ने सेकंड फेज में, रात में तो वो जो उस जहां पर उसका खेलना बताया जा रहा था वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाली, फिर गली के बाहर की सीसीटीवी फुटेज निकाली, फिर मेन रोड की सीसीटीवी फुटेज निकाली, फिर कोई कहीं ले न गया हो इसलिए बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की भी सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं लगा। इसी बीच में 16 तारीख की रात में करीब 9 बजे के आसपास हिमांशु यानी जो बच्चा लापता हो गया था, उसके दादा के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर हिमांशु को सही सलामत चाहते हो तो 10 लाख रुपए तुम्हें देने होंगे, टाइम और जगह हम बताएंगे। पुलिस साथ में ही थी। पुलिस को यह दिखाया गया। पुलिस ने देखा कि मैसेज करने वाले ने मैसेज किया, लेकिन जो नंबर था वो सिर्फ 4 डिजिट उसमें शो हो रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ऐप के थ्रू ये मैसेज किया गया है। 4 डिजिट के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पुलिस ने ढूंढ लिए, कुछ पता नहीं लगा। 8 डिजिट तक का होता तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होते, तब कुछ पता लग सकता था, लेकिन 10 में से सिर्फ 4 डिजिट हों तो बहुत बड़ी संख्या होगी और फिर उनकी एनालिसिस में भी काफ़ी टाइम लगेगा। बहरहाल 15 की शाम की घटना, 16 बीत गई, 16 को ये मैसेज आ गया। 17 को पुलिस समझ गई कि ये किडनैपर्स का काम है, पैसों के लिए या फिरौती के लिए किडनैपिंग की गई है। लिहाजा उन्होंने किडनैपर्स की लिस्ट तलाशनी शुरू की। रिकॉर्ड्स में जो जो बदमाश किस्म के लड़के मोहल्ले के थे उनको ढूंढा जाने लगा। उनको एक एक करके थाने पर बुलाकर उनसे पूछताछ पुलिस ने शुरू की। इसी बीच में 18 मार्च की दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे रातानाड़ा इलाके के पोलो ग्राउंड के किनारे झाड़ियों में कोई व्यक्ति, कोई लेबर शौच के लिए गया। उसने वहां पर कुछ दुर्गंध महसूस की। उस दुर्गंध के को ट्रैक करते हुए वो 4 ही 5 कदम आगे बढ़ा होगा तो उसे आटे की एक बोरी से दुर्गंध आ रही थी, और दुर्गंध ज्यादा आ रही थी। बोरी आटे की थी। जब उसे पटका गया था या फेंका गया था तो उसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं बोरी के, उससे आटा भी बाहर छन कर निकला था जो जमीन पर पड़ा हुआ था। वो व्यक्ति शौच करने के बाद आईजी रेंज साहब के घर के बाहर खड़े हुए संतरी के पास पहुंचा और उससे कहा कि हम फला फला जगह ऐसे गए थे, वहां एक आटे की बोरी से बहुत दुर्गंध आ रही है, कृपा करके इसे दिखवा लें। संतरी ड्यूटी ने तुरंत टेलीफोन वाले को बताया, टेलीफोन वाले ने कंट्रोल रूम को बताया, और लोग परेशान थे ही, बच्चे को ढूंढ ही रहे थे। फौरन मन में शंका हो गई और डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र सिंह यादव फौरन दल बदल के साथ उस जगह पर पहुंचे
जहां वो आटे की बोरी पड़ी हुई थी। आटे की बोरी को खोला गया, जिसके भीतर एक बच्चे का शव सड़ रहा था। बाहर निकाला गया, पानी से उसे धुला गया और जिस बच्चे की गुमशुदगी यानी धर्मेंद्र की लिखी गई थी, उसके घर वालों को फौरन इत्तला की गई। घर वाले आए और देखते ही अपने बच्चे को पहचान गए और उसकी शिनाख्त घर वालों ने हिमांशु के रूप में ही की। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जोधपुर के बाजार बंद हो गए, लोग सड़कों पर आ गए। बच्चा 7 साल का था, मोहल्ले में सबका लाडला था। इलेक्ट्रॉनिक युग है, व्हाट्सएप पर यह खबर पूरे शहर में प्रसारित हो गई। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी किसी बच्चे के साथ, बच्चे या बच्ची के साथ, छोटे बच्चे या बच्ची के साथ ऐसा कोई भी हादसा गुजरता है तो लोग उसको अपने बच्चों से रिलेट करके देखने लगते हैं और तब लोगों को ये लगता है कि जैसे ये हमारे भी बच्चे हैं या हमारे बच्चे के साथ हो जाता। पूरा शहर आक्रोश में आ गया, सड़कों पर इकट्ठा हो गया। पुलिस को बहुत मुश्किल हुई। पुलिस ने फौरन आनन फानन में डीसीपी के साथ 4 एसीपी और 9 थानों के सीआई और साथ साथ साइबर एक्सपर्ट्स की टीमें बना के अलग अलग जगह रवाना की गईं। हिमांशु के पिता बंशीलाल 2 भाई थे और पूरा परिवार एक साथ रहता था। बंशीलाल के 2 लड़कियां और 1 लड़की और उसके भाई की 3 लड़कियां थीं और 5 लड़कियां, और ये सबसे 2 बेटियों के बाद ये पुत्र हुआ था, सबसे छोटा था। तो एक ही परिवार एक साथ रहता था, तो 5 बहनों का लाडला भाई था 2 भाइयों के परिवार में। इन 5 लड़कियों को वो दीदी दीदी कह के, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, मछली दीदी, लंबी दीदी, छोटी दीदी कह के बुलाया करता था। और जब वो 3 दिन तक उसका पता नहीं लग रहा था तो ये 5 बहनें बदहवास पुलिस के साथ भी और मोहल्ले वालों के साथ भी उसको दिन रात ढूंढा करती थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लगा। दादा दादी का भी वो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सवाल यही पूछे जा रहे थे कि इस परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं है, जाहिरा तौर पे कोई रंजिश नहीं है, तो आखिर इस मासूम को क्यों मारा, किसने मारा, मारने के पीछे उसकी मंशा क्या रही होगी, कारण क्या रहे होंगे। ये बात बार बार अखबारों के माध्यम से, मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से और अदरवाइज भी पूछी जाने लगी कि आखिरकार क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उस बच्ची की हत्या की गई। 5 टीमों ने मिलकर नए सिरे से उसकी जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस के पास सुराग एकमात्र था, वो आटे की बोरी, कट्टा कहते हैं जिसे, 25 किलो जिसमें सामान आता है उसे, और उसमें एक पर्टिकुलर ब्रांड आटे का, वो उसकी बोरी थी। पुलिस ने यह तय किया कि ये जब इसी मोहल्ले से ही अचानक गायब हुआ है तो मोहल्ले में ही इस तरह की बोरियों की तलाश की जाए। 2 दिन पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी लेने का अभियान जब शुरू किया तो सबसे पहले घर के जो बच्चे का घर था लापता, हिमांशु के घर के आसपास के घरों की तलाशी ली गई। खांडा फालसा के उस समय के थाना प्रभारी दिनेश लखावत बताते हैं कि एक घर में जब पास के ही एक 3-4 घर छोड़ के एक घर में जब पुलिस तलाशी लेने के लिए गई तो वहां पर रोटियां बनाने का काम चल रहा था।
बड़े पैमाने पर घर की औरतें और 3-4 और औरतें मिलकर रोटियां बना रही थीं। और वहाँ उसी ब्रांड के आटे की सीरियल नंबर जो थे, उसी सीरियल नंबर के आटे की बोरियां, खाली बोरियां और भरी हुई बोरियां भी मिल गईं। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि हत्या का संबंध जिस बोरी में वो फेंका गया है और जो बोरियां ये बरामद हुई हैं, उससे कहीं न कहीं ज़रूर है। ये 25 किलो आटे की बोरी थी, खास ब्रांड की थी, जिसमें सीरियल नंबर लिखा था, उसी सीरियल नंबर की थी जो उसके घर में मिली थी। घर के मालिक किशन लाल सोनी को गिरफ्तार किया गया। पहले पूछा गया कि ये कहाँ से आता है, क्या होता है, तो पता लगा किशन लाल सोनी रोटियों के बेचने की उसकी दुकान है, खाने पीने में रोटियां। घर की महिलाएं और बच्चे ये सब रोटियां तैयार करते हैं। होती हुई या तैयार होने के बाद ये रोटियां उसके पास, जहां वो ठेला लगाता है, वहां दे दी जाती हैं, जहां वो इन रोटियों को बेचता है। पहले वो एकदम साफ नकारता रहा, और जब वो ये सफाई देने लगा कि साहब मैं तो बच्चे के वजह से मैं पूरा दिन बंशीलाल जी के साथ, उनके परिवार के साथ और पुलिस के साथ, और ये भी बताया कि उन्हीं लोगों के साथ मैं थाने पर बच्चे की गुमशुदगी लिखवाने भी गया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मोहल्ले वालों से पूछा गया तो उसने कहा, हाँ साहब बिल्कुल सही है, ये 24 घंटे बिना सोए हुए बच्चे को ढूंढता रहा है। पुलिस का शक और गहरा हो गया। साधारण पूछताछ में कोई कैसे बताएगा, वो यही सफाई देता रहा कि मैं तो साहब बच्चा बड़ा प्यारा था, फलाना था, ढिकाना था, मेरे घर भी आता था, मेरे घर के बच्चों के साथ भी खेलता था, और मैं तो खुद भी इतना व्यथित हुआ, इतना परेशान हुआ कि उन्हीं लोगों के साथ बच्चे को ढूंढने का काम करता रहा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद परेशान पुलिस ने अपना काम शुरू किया। कई श्रेणियों की पूछताछ हुई। अति विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ जब शुरू हुई, तब वो धीरे धीरे टूटने लगा। जब वो पूरा किस्सा बयां करने लगा, तो पूरा थाना और सीनियर अफसर पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल एकदम जैसे पूरी शांति से उसकी बात सुनते रहे। उसने बताना शुरू किया कि उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत पड़ चुकी थी, और ये लत उसे कोरोना के समय से पड़ी थी। लगभग 50,000 रुपए वो ऑनलाइन गेम्स में हार गया था। जिन जिन से पैसा लिया था उनका दबाव था, और जल्दी में ये पैसा चुकाना था। कोई और शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में था कि अगर किसी बच्चे का अपहरण कर लिया जाए तो उनके घर वालों से 1,00,000-2,00,000 भी मिल जाएंगे, तो इस 50,000 की जो उधारी है लोगों की वो पूरी कर देंगे, और कुछ पैसा मिल जाएगा तो और अच्छा काम शुरू करेंगे, रोटियों के सिलसिले में ही। घटना वाले दिन उसके घर में उसकी माता पिता और बहन वो घर पे नहीं थी। बहुत कम उम्र का था वो, 24-25 साल का था किशन सोनी। अचानक बच्चा खेलते हुए बच्चों के चक्कर में ही उसके घर में घुसा और फिर वापस जाने लगा। पूछा नाम लेके बच्चे का नाम जिसके साथ वो खेलता था। किशन लाल ने कहा कि वो नहीं है। जब वो जाने लगा तो किशन लाल का शैतानी दिमाग एकदम जागृत हो गया। उसने उसे कई बहानों से रोकने की कोशिश की। टॉफ़ी खा लो तो जाओ, पानी पी लो तो जाओ, और क्या मंगा दूँ। लेकिन 10-15 मिनट बाद बच्चा भी बेचैन होने लगा, और फिर बच्चे ने जाने की जिद शुरू कर दी और हाथ छुड़ाकर कमरे के बाहर, गेट के बाहर भागने लगा। किशन सोनी उसे जबरन घसीट कर ले आया भीतर, और वहीं गला दबाने लगा। 3 बार गला दबाने के प्रयास के बाद भी बच्चे के प्राण
नहीं निकले। 5-7 मिनट बेहोश होने के बाद फिर उसे होश आ जाता था। फिर वो एक रस्सी लाकर, एक गमछे की रस्सी बनाकर उसने हिमांशु का गला घोट दिया और तब तक गला घोटे रहा जब तक उस बेचारे के प्राण नहीं निकल गए। काफी देर तक उसके शव के पास बैठा रहा, लेकिन जब उसको पता लगा कि अब उसके माँ बाप और बहन के आने का वक्त हो रहा है, तो उसे नीचे अपने गोदाम में ले गया जहां आटे का और उसका काम होता था, रोटी का काम होता था। वहां उसने फौरन उसे एक 25 किलो की उस बोरी में, आटे की बोरी में उसे भर दिया। फिर ऊपर आ गया। तब तक उसके माता पिता, बहन और बच्चे आ गए थे, तो पढ़ने गए थे। उनके सामने भी वो बिल्कुल सामान्य रहा, जरा सा भी असामान्य गतिविधि उसने नहीं की, जैसा उनके घर वालों ने पुलिस को बता दिया। यह काम उसने 4:30 बजे के आसपास पूरा कर लिया था। फिर जब उसकी माँ बाप और बहन सब अपने काम में लग गई, तो उसने फौरन उस खाली बोरे में जिसमें हिमांशु के शव को रखा था, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा भर दिया ताकि वो आटे की पूरी बोरी दिखाई दे। उसे बांध लिया, साइकिल पे रख लिया और पहले उसने यूट्यूब पे नहीं, गूगल मैप पे सुनसान जगह ढूंढी जहां खाली प्लॉट या खाली जगह, और उसी में तय किया उसने कि पोलो ग्राउंड बिल्कुल खाली जगह है, अगल बगल से जाने वाली कोई सड़क भी नहीं है, आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, सबसे बढ़िया स्थान होगा। फिर कैरियर के पीछे उसको बोरी को कैरियर पे रखा, वहां से गया, आसपास देखा और पोलो ग्राउंड में किनारे झाड़ियों के पास उस बोरी को पटक कर वहां से आ गया। मैंने बताया था कि मोबाइल गेमिंग की वजह से उसने ऐसा किया था। पूछने पर, अच्छा, मारने के बाद फिर उसे ध्यान आया कि मरने के बाद भी पैसा वसूला जा सकता है। वो 5वीं पास था सिर्फ, जो पकड़ा गया अपराधी था वो 5वीं पास था, लेकिन उसे मोबाइल की, किशन सोनी 5वीं पास था, लेकिन उसे मोबाइल की बहुत अच्छी जानकारी थी। उसका दिमाग घूमा कि अब पैसे अब भी वसूले जा सकते हैं, क्योंकि अगर पकड़ भी गए तो पुलिस दबिश देगी, तो उसके यहाँ बच्चा बरामद नहीं होगा। मोबाइल की अच्छी जानकारी के कारण ही किसी ऐप के थ्रू उसने वो 10 लाख वाला मैसेज किया था, और इसीलिए मोबाइल के 4 डिजिट ही उनके लड़के के दादा के मोबाइल पर 4 डिजिट ही शो हो रहे थे। किशनलाल ने बताया कि उसके पिता बाईजी तालाब क्षेत्र में रोटी का ठेला लगाते हैं। उनकी माँ और बहनें रोटियां बेलती थीं। किशन एसी का भी काम कर लेता था, लेकिन जब रोटियां इकट्ठा बन जाती थीं तो वो अपने पिता के पास बाईजी तालाब उन्हें ले जाता था रोटियों को बेचने के लिए। लॉकडाउन के समय में उसका काम बंद था, घर पर ही रहता था। अक्सर वो घर पे रहने के दौरान सामान ले जाकर, बनी हुई रोटियां ले जाकर पिता के ठेले तक पहुंचाता था। जिस दिन की ये घटना है, और जब वो आटे के कट्टे को साइकिल में रख के जा रहा था, तब तक उसके हिमांशु के परिवार के लोग उसको अच्छी तरह से तलाश कर रहे थे। पूरे गली में गहमा गहमी थी। तो उसने हिमांशु की माँ को देखा था। हिमांशु की माँ से उसने पूछा भी था, क्या हुआ, कुछ पता लगा? हिमांशु की माँ ने कहा कि कहाँ पता लगा, कुछ नहीं पता लगा। हिमांशु की माँ ने भी देखा कि पीछे बोरी, लेकिन चूंकि वो अक्सर बोरी में, उसी आटे की बोरी में सामान लेकर अपने पिता के ठेले के पास ले जाया करता था, इसलिए उसकी माँ को रंच मात्र भी उस पर संदेह नहीं हुआ।
हिमांशु की दादी सुमन प्रजापत ने बताया कि ढूंढने के दौरान वो किशन सोनी के घर भी गई थी। दरवाजा खटखटाया था, किशन ही बाहर निकला था और उसको बताया था कि इस तरह से हिमांशु तो तुम्हारे यहाँ नहीं आया। उसने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं आया, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आया, मैं तो काफ़ी देर से घर ही पर हूँ और भीतर से बंद है, ऐसा भी नहीं है कि दरवाज़ा खुला हुआ हो। फिर हिमांशु के दादा भी रात में उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला उसने कहा कुछ पता लगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं। बोले हम भी आ रहे हैं। और 10 मिनट बाद वो पीछे पीछे उसके ढूंढने का नाटक करने लगा। जहाँ जहाँ पुलिस एक्टिव होती थी वहाँ किशन सोनी जरूर साथ में रहता था, हर जगह। जब लाश पोस्टमार्टम होके घर पर आई, पूरा मोहल्ला रोया। दादा दादी, सभी बहनें, बच्चे की माँ बाप, ताऊ, सबका रो रो के बुरा हाल था। पहले लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किशन ने ये किया होगा, क्योंकि पुलिस ने पूरी बात बताई। तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो सभी के साथ घुलता मिलता नहीं था, अपने काम से काम रखता था और बहुत कम बोलता था, इसलिए किसी को कभी कोई शंका नहीं हुई। और माँ तो ये भी कहती है कि जब पता लगा कि किशन ने मेरे बच्चे की हत्या की है, तो मुझे लगा कि जरूर पुलिस को कोई गलतफहमी हुई होगी। किशन से मेरे बच्चे की क्या दुश्मनी हो सकती है, और अगर दुश्मनी थी भी तो उसे मारा क्यों? उस गली और उस घर की याद इस तरह घर वालों के दिमाग में समा गई कि घटना की कुछ ही दिनों बाद ये पूरा परिवार पहले वाली घटना से 10 किलोमीटर दूर, घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर चौखा में एक मकान लेकर रहने लगा। पूछने पर कि आप लोग यहाँ क्यों आ गए? बोले साहब वहाँ की जो यादें हैं बच्चे के साथ की, वो किसी को सोने नहीं दे रही थी। वहाँ बच्चों को देखती थी जिनके साथ वो खेलता था, घर को देखती थी, गली से आना जाना होता था, इसलिए हम लोग उस घर में रह नहीं सकते थे और नए घर में आ गए हैं। कोई भी इस घटना को भूल नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे 4 साल हो गए हैं। सोनी को जेल भेज दिया था पुलिस ने, अब मामला ट्रायल पर आया है। आज की घटना देखिए, ऑनलाइन गेमिंग ने पता नहीं कितने घर बर्बाद कर दिए, पता नहीं कितनी हत्याएं हुई और पता नहीं कितनी आत्महत्याएं हुई। कईयों का जिक्र ऑनलाइन गेमिंग के कारण हुई आपराधिक घटनाओं का मैंने किस्सा गोई में कई अपराध का जिक्र भी किया है कि ये तो मैंने बताया कि जाने कितनी आत्महत्याएं हुई, जाने कितनी हत्याएं हुई और तमाम परिवार बर्बादी के कगार पर आकर खड़े हो गए। देखिए, है तो ये जुआ ही, प्योर जुआ है। अंग्रेजी में इसको ऑनलाइन गेमिंग कह दिया गया। बड़ा सुनने में बड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा टेक्निकल खेल हो। ये जुआ था जो पहले लोग चोरी छिपे खेला करते थे। दिवाली के समय ज़्यादा होता था। बड़े कस्बों में या गांव में किसी दबंग के घर में जगह होती थी, हॉल के रूप में या किसी बड़े कमरे के रूप में, जहां जुआ खेला जाता था। दबंग के यहाँ इसलिए कि वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, और पुलिस वाले आते भी थे बातचीत करके, अपना काम निकाल के, आप समझ गए होंगे अपना काम क्या था, और फिर वहाँ से चले जाते थे और जुआ बदस्तूर चलता था। ऐसे जुए में कि सबकी फिजिकल प्रेजेंस हुआ करती थी। 8 लोग 10 लोग जो खेला करते थे वो एक दूसरे की माली हालत को जानते थे, एक दूसरे की औकात को जानते थे, वो कितना लगाएगा और कितने पर फिर वो उठ के चला जाएगा, सबको पता होता था। उस जुए में जो किसी दिन किसी का लक अगर चला और कई बार उसने जीत लिया, लंबी रकम जीत ली, फिर सारे मिलकर उसको जबरदस्ती उसे जाने नहीं देते थे, खिलाते थे, ताकि किसी न किसी दांव में उसकी ये रकम बाहर
निकाल ली जाए। और इस तरह के जुए की झलक आपको बहुत सी पुरानी फिल्मों में और महाभारत में मिलेगी। किस तरह से खेला जाता था, कितने लोग खेलते थे, क्या क्या दांव पे लगाते थे वो, लेकिन सब एक दूसरे के बारे में जानते थे। कोई अगर हार गया तो फिर वो उसको बताते हैं कि वो वहां उस गली वाला मकान लगा दो, क्योंकि एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं। और महाभारत में तो हद ही हो गई और द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। बहरहाल इस पुराने इस द्रुत कीड़ा जिसे कहते थे, जुआ जिसे कहते थे, फड़ जिसे कहते थे, वो प्राचीन काल से ये खेल चला आ रहा था। उसके बाद ये थोड़ा मैकेनाइज्ड हुआ तो कैसीनो हो गया। कैसीनो खुलने लगे, बहुत बड़े आदमी, चूंकि जुआ भारत में अपराध है, गैम्बलिंग एक अपराध है, तो पुलिस ने टोक दे, पुलिस ने पहुंच जाए, पुलिस पैसा न वसूल ले, पुलिस बंद न कर दे, बदनामी होती है, पुलिस अगर पकड़ के ले जाएगी। तो जो बड़े लोग हैं वो अपना कैसीनो जाने लगे। जो बहुत बड़े हैं वो यूरोप चले गए, जो थोड़ा उससे कम औकात वाले हैं वो नेपाल के कैसीनो में चले गए, जो बिल्कुल गांव देहात के हैं, बिल्कुल किसी औकात के नहीं हैं, वो गांव के अपने बाग में दो आदमी चौकीदार रास्ते में कहीं खड़ा करके, ताकि पुलिस के आने पर वो आवाज़ लगा सकें, वो किसी बाग में, नहर की पुलिया के नीचे, तमाम जगह अपनी ढूंढ लेते हैं जहां वो जुआ खेलते हैं। फिर आया कोरोना का दौर। जुआड़ी तो जुआड़ी, वो छोड़ नहीं सकते अपनी आदत, कोरोना में बाहर जा नहीं सकते थे, लिहाजा मोबाइल में ही दिन भर उलझे रहना। और तब बहुत लिमिटेड गेमिंग एप्स आए थे, जुआड़ी उसी में भिड़ गए और धीरे धीरे 2 साल में सैकड़ों गेमिंग एप्स आ गए, क्योंकि जो उस समय 3-4 थे, आदतन जुआरी उसी में अपना जुआ खेलने लगे। इतना उससे गेमिंग ऐप से इतना इनकम होने लगी कि तमाम इंटरनेट पर गेमिंग ऐप्स एक के बाद एक आ गए। अकेले खेलना है किसी कोने में बैठ के, परिवार के साथ भी अगर सब सामने बैठे हों और कोई गेमिंग ऐप में जुआ खेल रहा है तो किसी को नहीं पता लगेगा। कोने में बैठ गए, छत में चले गए, कहीं पार्क में जगह घंटे 2 घंटे की निकाली और जुआ खेलने लगे। किसी को नहीं पता लगता, सामने वाला कौन है ये पता नहीं लगता, सामने वाले की औकात कितनी है ये पता नहीं लगता, सामने वाला कितना दांव लगाएगा ये पता नहीं लगता। उसी में जीतते हैं शुरू में, बड़ा हौसला बढ़ जाता है, और फिर हारते हैं तो घर तक बिक जाते हैं। और अब तो सारी लिमिट्स पार हो गई हैं। आप कोई सोशल मीडिया ऐप खोलिए, आपको हर 10 मिनट में एक गेमिंग ऐप का प्रचार मिलेगा। और प्रचार कौन कर रहा है? बड़े बड़े सितारे बॉलीवुड के और क्रिकेट की बड़ी बड़ी हस्तियां, क्योंकि इस 30 सेकंड या 40 सेकंड के या मैक्सिमम 1 मिनट के प्रचार में उन्हें करोड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं। इतना फायदा है इस गेमिंग ऐप का, जो लोग ये गेमिंग ऐप जिन्होंने ये शुरू किया है, और वो आपको ये जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी खेलिए, फलाने 4 करोड़ जीत लिया, फलाने 10 करोड़ जीत लिया, आप भी। और आप फंसे नहीं कि उलट गए। फिर जिनको गेमिंग ऐप्स में जुआ खेलने की लत अगर उसको पड़ गई तो उसका बर्बाद होना तय है। इसलिए कृपा करके खुद भी इन गेमिंग ऐप से दूर रहिए और अपने बच्चों को इससे बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर किसी को इसकी लत पड़ी, पूरा परिवार तबाह होगा, बर्बाद होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।